हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर पेपर 1, जिसके अंदर हमने पेपर 1 हमारा कौन सा है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविस्टिक। ठीक है, तो उसके अंदर हम यूनिट 2 कर रहे थे। यूनिट 2 के अंदर बेटा हमने कितना कर लिया था, यूनिट 2 के अंदर हमने इसके अंदर मीन फ्री पाथ तक कर लिया था, और अब हमें क्या करना है, मीन फ्री पाथ का डेरिवेशन निकालना है। तो आज हम क्या करेंगे, मीन फ्री पाथ के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। उस एक्सप्रेशन के अंदर बच्चे हम क्या, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं जो हमने पीछे करी थी। क्या डेफिनेशन बताई थी आपकी मैंने इसके अंदर, कि जो एवरेज डिस्टेंस आता है अपना, जो ट्रैवल किया गया है मॉलिक्यूल्स के द्वारा टू सक्सेसिव कॉलिजन्स के अंदर, उसका जो मीन लिया जाता है, एवरेज लिया जाता है, उसी को ही क्या बोला जाता है, आपका मीन फ्री पाथ बोला जाता है। अब क्योंकि हमारे उसमें कॉलिजन्स ज़्यादा एन उसमें लेके चल रहे थे, तो हमने एन के बिहाफ पे ही क्या बता दिया था, आपका मीन फ्री पाथ बता दिया था। ठीक है, सॉरी। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। मीन फ्री पाथ, इट इज़ defined as the average distance traversed by a molecule between two successive collisions। ठीक है, ये हमने मीन फ्री पाथ पढ़ा था। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन के लिए आप इसका जो एक्सप्रेशन रहेगा, ठीक है, इसके लिए आप वहाँ से वो भी बताओगे, जैसे मैंने आपको पिछली बार ये वाला आपका रिज़ल्ट लिखवाया था कि जो टोटल मीन फ्री पाथ है वो आपके सारे जो जैसे दो कॉलिजन के बीच में एक लैम्डा 1 हो गया, फिर दूसरे से तीसरे के बीच में लैम्डा 2 आ गया, इस तरीके से ये चलता रहता है। और अपॉन में आपके टोटल हमने मान लिया कि वो एन नॉट कॉलिजन से सफ़र कर रहा था। तो ये जो रिज़ल्ट था आपका, ये कितना आया था, एवरेज स्पीड के साथ उस पर्टिकुलर टाइम में चल रहा था, क्योंकि ये लेंथ है, वो कितना कॉलिजन करके उतनी चल रहा है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो इसलिए मैंने इसको दिखाया है इससे अपॉन में एन नॉट। तो ये रिलेशन मैंने आपका वहाँ पे बता चुकी थी। अब इसका एक्चुअल एक्सप्रेशन जिसके बेस्ड पे अपने न्यूमेरिकल भी आएंगे, वो वाला एक्सप्रेशन इसके अंदर वो करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। ठीक है बच्चा, अब देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें एक मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं। ठीक है, और उस मॉलिक्यूल का जो डायामीटर है वो हम एन डी मान के चलेंगे। और अगर उस मॉलिक्यूल का डी डायामीटर है, सपोज ये आपका मॉलिक्यूल है, इसका डायामीटर डी है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लेके चल रही हूँ, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी पूरी कितनी हो जाएगी, डी। हालांकि ये तो अपनी आर आर डिस्टेंस हो जाएगी, लेकिन ये दोनों आर मिलके क्या बना देंगे, अपना डी बना देंगे। इतना तो आप सबको ही पता है ना। तो आपा क्या करते हैं इसके अंदर बच्चे, आपा इसी तरीके से आपा 3 मॉलिक्यूल्स लेके चल लेते हैं। हर उसका डायामीटर कितना है, डी है, लेकिन उनके बीच का जो डायामीटर है वो भी कितना रहेगा, अपना डी ही रहेगा। ठीक है, इससे मिलके हमने क्या कर रखा है, एक अपना सिलेंडर बना रखा है। ठीक है, इसे करके क्या बनाया है हमने, अपना एक ये सिलेंडर बना रखा है, और जिसके अंदर ये 3 मॉलिक्यूल इस तरीके से है, और हर उसका जो डिस्टेंस रहेगा, जैसे ये इसकी मीन एक्सिस हो गई। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी कितना हो गया, आपका डी हो गया, यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि ये इसके बीच से यहाँ तक है, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक कॉलिजन करता हुआ जितना चलेगा, वो इसकी ये जो एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस, वो कितनी है, अपनी सी हो गई। ठीक है, यानी कि लेंथ ऑफ द सिलेंडर कितना ले लिया मैंने, इसका सी ले लिया, कॉलिजन इतना करके चलेगा, वो समझ में आ गई है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर मैंने जो मॉलिक्यूल्स लिए हैं वो n मॉलिक्यूल्स लिए हैं। फिर उसके बाद ही अब मैं क्या बताऊंगी, इसके अंदर उसका मीन फ्री पाथ बताऊंगी। तो पहले अभी जितना आपने ये बनाया है इसके रिगार्डिंग लिख लेते हैं। लेट अस कंसिडर ए गैस हैविंग n molecules per unit volume।
हमने n मॉलिक्यूल्स मानने हुए हैं इसके उसमें, ठीक है। और हर जो वॉल्यूम है उसके अंदर जैसे अब एक और कंसिडरेशन इसके अंदर लेके चलते बेटा, हम ये मान के चल रहे हैं इसके अंदर कि अभी सारे के सारे जिसको मैं चलाना चाह रही हूँ ना, यहाँ पे कॉलिजन दिखाना चाहती हूँ, वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल किस में रहेगा, आपका मोशन में रहेगा, और बाकी सारे किस में ले लेते हैं, रेस्ट में ले लेते हैं। क्योंकि जब तक एक का पता चलेगा तभी तो आप सारों के लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या मान के चलते हैं, ये एज्यूम करके चलते हैं कि अपना एक ही किस में है, मोशन में है, बाकी सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किस में रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे ये सारे के सारे रेस्ट में मान लिया और अपना ये मूव करवा रही हूँ, तो यहाँ से निकलवा दिया, फिर इसी की ही डायरेक्शन टर्न हुई थी तो इसकी बता दी, फिर इसकी वजह से टर्न हुई थी तो ऐसे बता दी। तो यानी कि मैं अपना जो एक मॉलिक्यूल जिसका डायमीटर d है और उसी को ही इन n मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करवा रही हूँ, n-1 हो जाएंगे ना अब तो उनके साथ क्या करवा रही हूँ, कोलिजन करवा रही हूँ, ठीक है, उस एक मॉलिक्यूल का। और सारे मैंने किस में रख रखे हैं, रेस्ट में रख रखे हैं। तो हमें ये भी एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट अस एज्यूम that only one molecule which is under consideration is in motion while all the अदर्स आर एट रेस्ट। और सारे हम किस में मान के चल रहे हैं, रेस्ट में मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब हम ये मान के चल लेते हैं कि इसका जो डायमीटर है मॉलिक्यूल का वो d है, एंड d बी द मॉलिक्यूलर डायमीटर। अब ये कर रहे हैं कि जो अपना c है, स्मॉल c, वो अपनी एवरेज स्पीड है जो अपनी यहाँ से उसमें मूव करवाएगी इसको 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड में जितना ये एवरेज स्पीड मूव कर पाएगी, जितना टोटल डिस्टेंस कर पाएगी, वो स्पीड हम किसी उसमें इतने उसमें लेके चल रहे हैं, c उसमें लेके चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि देखो स्पीड, जो एवरेज स्पीड जितनी इसकी कवर कर रहा है वो c है। डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये मैं 1 सेकंड के अंदर लेके चल रही हूँ, तो इसका मतलब डिस्टेंस उस स्पीड के इक्वल है, बोल सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैंने इसकी लेंथ को क्या नाम दे दिया, c मान दिया था, ठीक है। अभी 1 सेकंड के अंदर इतनी एवरेज स्पीड अगर बना के चल रही है तो हमारे इस एक के साइड में जितने भी ये एक डी रेडियस बनाता हुआ चलेगा, ये उन हर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करेगा, कोलिजन करेगा। समझ में आ रहा है? जितने भी ये डी रेडियस के साथ ये बनाता हुआ चलेगा, उतने हर मॉलिक्यूल्स के साथ, इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे उनके साथ, हर किसी के साथ वो क्या करेगा, कोलाइड करेगा। तो आप इसके अंदर लिखोगे कि इफ सी बी द average speed of the molecule, then in 1 second it will collide with all the molecules whose centers lie within the cylinder of radius d and length c, ठीक है। तो अपना जो वॉल्यूम हो जाएगा सिलेंडर का वो पाई आर स्क्वायर एच, एच अपना क्या है, हाइट यानी कि लेंथ हो जाएगा, ठीक है। आर अपना डी ही मान के चल रहे हैं इसके अंदर, कुछ भी करके अपना मतलब ये इतनी डी ही बना के चलेगा, हर किसी उसको हमने डी माना है इसके अंदर क्योंकि ये एज्यूम करके चल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये कहता है इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई आर तो हम डी ही मान रहे हैं, तो ये डी स्क्वायर, और एच लेंथ, लेंथ अपनी कितनी मानी है, अपने सी मानी है, तो इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी, अपनी पाई डी स्क्वायर सी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये इतनी हुई है तो यूनिट टाइम के
अंदर अपने तो n कॉलिजन होते हैं, तो क्योंकि n पार्टिकल थे तो n पार्टिकल्स के साथ ये कॉलिजन करेगा, तो इसका मतलब क्योंकि खुद उसमें सारे उसमें साथ करेगा तो टोटल तो कॉलिजन n के उसमें ही हो गए, तो यानी कि n नॉट अपा वो n के साथ उसमें जो यूनिट टाइम के उसमें जो कॉलिजन कर रहा था वो n नॉट से अपा डिनोट कर रहे थे। जो फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका जो मैंने कल करवाया था उसमें आपने देखा होगा, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, द नंबर ऑफ collisions made by the moving particle in यूनिट टाइम इज़ कितना हो जाएगा बच्चे, एन नॉट से डिनोट करेंगे, और वो कितना, इतना तो यूनिट उसके अंदर तो आपका वॉल्यूम तो उतना आ ही रहा था, और उसके उसमें कितने, उसमें एन टोटल उसके साथ कॉलिजन कर रहा है, तो टोटल जो कॉलिजन सफ़र करेगा वो पूरे वॉल्यूम के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उनके साथ सफ़र करेगा। तो पूरा वॉल्यूम कितना हो गया, पाई डी स्क्वायर सी, और पूरे उसमें कितने हो गए, एन हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये है तो मीन फ्री पाथ, जो आपका मीन फ्री पाथ है उसका फॉर्मूला क्या था आपका, टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड। कितना सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर t1 हो जाएगा तो पूरा डिस्टेंस अपना जो एवरेज स्पीड था उसी के यानी कि c के ही इक्वल होगा। ठीक है, अपॉन में कितने उसने कॉलिजन से सफ़र किया इस ड्यूरेशन के अंदर, टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स सफर्ड बाय मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के अंदर उसने कितने कॉलिजन से सफ़र किया हमें वो बताना है। तो अब पता है अपने को डिस्टेंस तो 1 सेकेंड में उसने एवरेज स्पीड जितना ही किया था, और कितने उसे सफ़र किया ये मैंने निकाल रखा है, तो पाई डी स्क्वायर सी एन आ जाएगा, सी से आपका सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी कि आपका मीन फ्री पाथ कितना हो गया बेटा, पाई डी स्क्वायर एन के इक्वल हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो हमने निकाला था वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल को मतलब मोशन में और सारे मॉलिक्यूल्स को रेस्ट में करके निकाला था, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है आप गैस के मॉलिक्यूल्स को सबको रेस्ट में कर दो और एक को ही मोशन में, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हमें सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को मोशन में रखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हर किसी मोशन उसको जब वो मोशन में है तब वो कैसा कॉलिजन आपका कर रहे हैं, तब आपका क्या निकालना पड़ेगा, उनका मीन फ्री पाथ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा टिपिकल हो गया था कि किस तरीके से वो इस चीज़ को निकालें। तो मैक्सवेल आए थे और उन्होंने अपनी कंसिडरेशन ली थी कि भाई सभी को आपने जो मतलब मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी को उसकी पॉसिबल स्पीड के साथ मूव करवा दो, जैसे जैसे वो चलते हैं वैसे मूव करवा दो। और उन्होंने जो अपना अब ये फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताया था कि इसका रिजल्ट ये आ जाएगा अगर आप सभी को ही किस में लेके चल रहे हो, मोशन में लेके चल रहे हो। ठीक है, तो हम यहाँ कहेंगे कि दिस रिलेशन इज only on the basis of assumption that only one molecule under consideration is moving while all the others are at rest. ठीक है, but this can't be possible. ठीक है, but it can't be possible that only one is in motion and others be in rest. So हमारे बाद में कौन आए, मैक्सवेल आए, जिन्होंने एज्यूम किया कि सारे मूव कर रहे हैं पॉसिबल स्पीड के साथ पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर, तब आप अपना जो
फॉर्मूला लगाओगे मीन फ्री पाथ का वो ये लगा दो, ठीक है। उन्होंने डायरेक्ट इस चीज़ को बताया था, ठीक है। काम तो किया था लेकिन हमने वो डेरिवेशन नहीं दिखाया, जस्ट उनका फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं अब। लेटर ऑन मैक्सवेल assumed that all the molecules are moving with all possible speeds in all possible डायरेक्शन, ठीक है। सो मॉडिफाइड मीन फ्री पाथ फॉर्मूला इज़, उन्होंने फिर अपना मीन फ्री पाथ का जो मॉडिफाइड फॉर्मूला दिया था, कुछ नहीं, उन्होंने √2 और एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करवा दिया था, ठीक है। डिनोमिनेटर में अपना 1 में पाई डी स्क्वायर एन तो आ ही रहा था, √2 और अपना ये करवा दिया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इसको डेंसिटी के साथ में भी बताया कि अगर n मॉलिक्यूल्स हैं और उनका मास आप m मास लेके चल रहे हैं, n मॉलिक्यूल्स हैं, तो डेंसिटी पूरी कितनी हो जाएगी, जितने मॉलिक्यूल्स का मास है और तो वही उसके अंदर कितना हो जाएगा उसकी डेंसिटी, यानी कि अपने कितना हो जाएगा m × n, ठीक है। तो उसके हिसाब से कहता है ये मीन फ्री पाथ का क्या फॉर्मूला बन गया उसको भी बता दो। तो हम लिखेंगे कि इफ़ m बी मास ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स देन mn इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गिवन गैस, ठीक है। देन लैम्डा इज इक्वल टू, अब यहाँ से आप n की वैल्यू बता सकते हैं ना, अपने पास पहले कितना था 1 में √2 पाई डी स्क्वायर n तो आ ही रहा था, और यहाँ से n की वैल्यू आपकी डेंसिटी अपॉन में मास हो गया, तो ये फॉर्मूला आपका कितना हो गया 1 में √2 पाई डी स्क्वायर, यहाँ हो गया रो और यहाँ हो गया m। तो यानी कि डेंसिटी ऑफ गैस के केसेस में आप इस तरीके से इसको बता सकते हो, ठीक है। ये पूरा आपका इसका एक्सप्रेशन बन गया। अब ये कहता है कि मीन फ्री पाथ को आपको प्रेशर और टेम्परेचर के बेस पे भी बताना है। ये इम्पॉर्टेंट पड़ता है बच्चों, आपका मीन फ्री पाथ का टॉपिक, आपको मीन फ्री पाथ पूरा करना भी है और इसके फॉर्मूले भी ध्यान में रखने हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बेस्ड पे क्या आ सकते हैं, आपके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए, डिपेंडेंस ऑफ mean free path on pressure and temperature, ठीक है। तो अब प्रेशर के साथ आपको फॉर्मूला पता होगा 1/3 ρ c²। मैंने आपको जब पहले काइनेटिक थ्योरी वाला टॉपिक पढ़ाया था उस टाइम ये पढ़ाया था। और जो आपका RMS स्पीड की वैल्यू आती है आपकी, वो किसके रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू बताई थी मैंने, कितनी आई थी आपकी 3 kT/m आई थी। तो अगर मैं इस प्रेशर की वैल्यू के अंदर इसको पुट कर देती हूँ, तो मैं इसको पुट कर रही हूँ, तो P = 1/3 ρ c²। तो ये रूट हट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 kT/m। 3 से आपका 3 कैंसिल जो हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा ρ kT/m आपके पास यहाँ से आ गया। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, m/ρ इज़ इक्वल टू, ये किसके इसके नीचे उसमें ले जाती हूँ kT/p के इक्वल हो जाएगा। इसको इधर इसके नीचे और इसको इसके नीचे ले जाती हूँ, तो ये रिलेशन आ गया, ठीक है। अब आपको ये पता है कि ये m/ρ की वैल्यू आ गई। यहाँ पे भी देखो आपका ये जो डेंसिटी है आपकी, ये आप निकाल चुके हो। तो लैम्डा किसके इक्वल था आपका पहले 1/√2 पाई डी स्क्वायर m/ρ के, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो ना m/ρ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसकी वैल्यू अब अपने पास ये आ गई है, तो मैं इसी की ही वैल्यू को अब पुट कर देती हूँ kT/p। तो इसका मतलब ये किसके उसमें आ गया, आपका टेम्परेचर और प्रेशर के केस के अंदर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ये पता चला यहाँ से कि जो मीन फ्री पाथ है वो अपना टेम्परेचर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि मीन फ्री पाथ
is directly proportional to temperature and inversely proportional to, यही हो गया ना कि भाई एंड डायरेक्टली और 1/, लिखूँगी तो इन्वर्सली बोला जाएगा, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। तो ये आपकी इसकी स्टेटमेंट हो जाएगी लास्ट की। तो यहाँ पे अपना आज बच्चे मीन फ्री पाथ का टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं ट्रांसपोर्ट फिनोमिना की तरफ, ठीक है। ट्रांसपोर्ट फिनोमिना अपना क्या होता है, किस किस की वजह से आता है, उसको करेंगे, और फिर उसके बाद उसके अंदर एक एक फिनोमिना को एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी ही हमारी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। Thank you for watching this video. Thank you.